हेलो स्टूडेंट। तो अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में, राइट। सो हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है वो डिस्कस कर रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ पता है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक प्रोसेस या एक एक्टिविटी होती है, और ये पूरा प्रोसेस या एक्टिविटी 7 फेजेस में डिवाइड है। ठीक है, यही वो 7 फेजेस हैं जिनको हम कहते हैं कि 7 स्टेप्स हैं, जिनके बेसिस पे ये पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंप्लीट होता है, ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, राइट। और ये 7 स्टेप्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये पूरे 7 फेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। पहले हम इन 7 फेजेस को समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले जब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने जाते हैं ना, शुरू करते हैं पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, तो पहला हमारा स्टेप जो होता है वो क्या होता है कि इन्वेस्टर्स के गोल को आइडेंटिफाई करना। इसी को बोला जाता है कई जगह पे कि इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना। ठीक है, कि आप जिस चीज़ के लिए, जिसकी इन्वेस्टमेंट के लिए आप इस पोर्टफोलियो को मैनेज करने जा रहे हैं, इस पोर्टफोलियो को फ्रेम कर रहे हैं, मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर का वर्क करने जा रहे हैं, उनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है पहले वो डिसाइड करिए, या उस इन्वेस्टर का गोल क्या है वो आइडेंटिफाई करिए। दूसरा आता है कि आपको इन्वेस्टमेंट के क्या कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं उनको डिसाइड करना है। फिर आपको एसेट्स मिक्स का डिसीजन लेना होता है। फिर आप जो सिक्योरिटीज़ है उसको एनालाइज करिए और सेलेक्ट करिए। देन आप पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करिए। पोर्टफोलियो, या इसको कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो कहते हैं, या पोर्टफोलियो को एग्जीक्यूट करना कहते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो कहते हैं, राइट। उसके बाद हमारा आता है कि पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करिए, या इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो। एंड देन आता है रिवाइज द पोर्टफोलियो। अभी जो लास्ट के 2 स्टेप है ना, पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करना और पोर्टफोलियो रिवीजन, ये दोनों ना इंटरचेंजेबल है। मतलब कहने का हो गया कि कई बार रिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो हम पहले करते हैं एंड देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं। अब कैसे? अब ऐसे समझिएगा कि जब आप पूरा काम कंप्लीट कर लिया, आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो गया, पोर्टफोलियो स्टार्ट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, देन आपको क्या करना होता है, आपको ये चेक करना होगा ना कि भाई जिस तरह से हमने सोचा था, जो रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया था, जो भी चीज़ें हमने सोची थी उसके अकॉर्डिंग हमारा पोर्टफोलियो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमको उसे इवैल्यूएट करना पड़ेगा। एंड देन हमें उसे क्या करना होगा, रिवाइज। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो हमें उसे रिवाइज करना पड़ेगा, राइट। इसी तरीके से हमने अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज किया कि हमारा पोर्टफोलियो ऐसे से चेंज हो गया, एंड देन जो रिवाइज करके हमारा पोर्टफोलियो फ्रेम हुआ, हमको फिर से उसकी परफॉर्मेंस को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि भाई हमारा जो पोर्टफोलियो वो हमारी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है कि नहीं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। बात समझ में आएगी? इसीलिए रिवीजन और ये इवैल्यूएशन जो है इंटरचेंजेबल है। ठीक है, अब एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टर्स गोल, राइट। जब आप पोर्टफोलियो को फ्रेम करने जा रहे हैं, आप एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहते हैं, तो पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए वो आपको इन्वेस्टर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना, जिसके पैसे आप लगाने जा रहे हैं, उस इन्वेस्टर्स के गोल को आइडेंटिफाई करिए कि रीज़न क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, राइट। तो जैसे एक चीज़ होता है कि आप उनके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, उनकी नीड, कि वो जो इन्वेस्टर है वो क्या चाह रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको समझिए। लाइक कि वो सेफ्टी पर्पस से इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, वो रेगुलर इनकम चाहते हैं, स्टेबल इनकम चाहते हैं, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, उन्हें कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए इसलिए वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, टैक्स सेविंग उनका पर्पस है, या लिक्विडिटी नीड है। बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। तो जब तक आप इन्वेस्टर्स के गोल, उनके ऑब्जेक्टिव को नहीं समझेंगे, आप अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, अच्छी सिक्योरिटीज़ का सिलेक्शन नहीं कर सकते, राइट। तो पहले तो आपको उनकी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव एंड नीड को आइडेंटिफाई करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि आपको अपने इन्वेस्टर्स के रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी को एसेस कर लेना चाहिए, राइट, कि उनका रिस्क एपेटाइट क्या है, वो कंजर्वेटिव रिस्क बियरर है, मॉडरेट है, एग्रेसिव है, वो किस तरह से रिस्क लेना चाहते हैं। तो जब तक आपको ये बात नहीं पता होगी, आप सिक्योरिटीज़ को सही तरीके से सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, उनका कॉम्बिनेशन रेडी नहीं कर पाएंगे। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, टाइम हॉरिजन। आप वो भी डिटरमाइन करिए कि जो इन्वेस्टर है वो पैसे जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो कब तक के लिए करना चाहते हैं, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि उनका जो टाइम हॉरिजन होगा वो डिसाइड करेगा कि आपको किस तरह के जो एसेट्स हैं, जो आपके एवेन्यूज़ हैं, फाइनेंशियल एवेन्यूज़ हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट। तो आपको पहले इन्वेस्टर्स के गोल को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होगा। अब जब आपने इन्वेस्टर्स के ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई कर लिया, उनके गोल को आइडेंटिफाई कर लिया, देन आपको डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे सामने इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट्स क्या क्या आ सकते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट है ना, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर गोल की वजह से ही आते हैं, उनकी नीड, रिक्वायरमेंट्स कैसी है उसी को ध्यान में रखते हुए हमें डिसाइड करना होता है कि हमारे कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हमारे सामने आने वाले हैं।
अब पहले मैं बता दूं कि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है क्या चीज़। देखिए, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट का मतलब होता है लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शन। मतलब ये आपको वो बाउंड्रीज बताता है जिसके अंदर रह के आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने होते हैं और आपको अपने पोर्टफोलियो को वैसा ही मेंटेन करके रखना पड़ता है जैसे कि आपके इन्वेस्टर्स के ऑब्जेक्टिव या जो सिचुएशन उन्होंने सोची थी वो चीज़ें फुलफिल हो जाए। इस तरीके से आपको मेंटेन करना पड़ता है। मतलब आपको उन्हीं लिमिटेशन को फॉलो करते वक्त उन्हीं बाउंड्रीज के अंदर रह के डिसीजन ऐसे लेने हैं कि इन्वेस्टर्स का ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाए, उसका रिटर्न भी अच्छा मिल जाए। तो वो सारी चीज़ों को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट। अब जनरली जो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है ना, उसके लिए 5 मेन टाइप्स होते हैं और उसका एक्रोनॉमिक्स है LRRUT। ठीक है, मतलब क्या हो गया? लिक्विडिटी, रेगुलरिटी, रिटर्न, यूनिकनेस एंड टाइम हॉरिजन। यही वो कांस्टेंट हैं जो किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजर को फेस आउट करना पड़ता है और उन्हें ये डिसाइड करना पड़ता है कि उनके सामने कौन सा कांस्टेंट है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स है। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे मैं बोलूँ कि लिक्विडिटी कांस्टेंट है, तो मतलब क्या हो गया कि अगर आपका इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव था कि उसे लिक्विडिटी मेंटेन करना है, तो आपके सामने लिक्विडिटी कांस्टेंट आ गया। अब लिक्विडिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि उनको जब भी ज़रूरत पड़े कैश की, आपके पास फंड अवेलेबल होना चाहिए। तो आप बीइंग एन पोर्टफोलियो मैनेजर, आपको ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना होगा, ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ को प्रेफर करना पड़ेगा जो ईजिली ट्रेडेबल हो, है ना, जो तुरंत ही हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हो गया। अब आपका जो भी पोर्टफोलियो तैयार होने वाला है, जो सिक्योरिटीज़ का आप सिलेक्शन करने वाले हैं, वहाँ पे आपको लिक्विडिटी का ध्यान रखना पड़ जाएगा ना। लिक्विडिटी आपके लिए बाउंड्री सेट हो गई, तो आपको म्यूचुअल फंड, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, इसी तरह के ऑप्शन सामने आएंगे। आप और सारे एवेन्यूज़ को नहीं सेलेक्ट कर सकते। तो ये कॉन्स्टेंट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो कि आपके इन्वेस्टर के गोल से ही आता है। ठीक, इसी तरीके से एक और हमारा आता है रेगुलेटरी और लीगल कांस्टेंट। ये जो है ना एक कॉमन है। मतलब बेसिकली इसमें क्या हो गया कि जो लॉ है ना, जिसके अंदर हम अपना वर्क करते हैं, उनकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उनकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए रेस्ट्रिक्शंस फ्रेम कर देती हैं। जैसे कि पेंशन फंड्स के केस में क्या है कि अगर किसी कोई इन्वेस्टर है, वो अपना पेंशन फंड इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसमें एक रेस्ट्रिक्शन आ जाती है, लीगल रेस्ट्रिक्शन है कि वो अपने कुछ परसेंटेज फिक्स कर दिया जाता है कि भाई उतना ही परसेंट वो इक्विटीज़ में, अपने पेंशन फंड का उतना ही परसेंट इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है, उससे एक्सेस फंड वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता है। इसी तरह अगर फॉरेन इन्वेस्टर है वो, तो उसको फेमा के कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जो फॉलोअप करना पड़ जाता है। म्यूचुअल फंड है तो वहाँ पे सेबी के कुछ गाइडलाइंस आ जाती हैं जिसके अंदर ही रह के काम करना पड़ता है। तो कुछ रेगुलेटरी कांस्टेंट भी हमारे सामने आते हैं जिनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं उस पर क्या क्या कॉन्स्टेंट्स सामने हैं आपके। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा रिटर्न रिक्वायरमेंट्स। तो रिटर्न रिक्वायरमेंट्स का मतलब हो गया कि डिज़ायर्ड रिटर्न, उनके जो भी इन्वेस्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स थे, जो उनका गोल था, उसको मीट आउट करने के लिए वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राइट, मतलब मिनिमम रिटर्न जो उनको एक्सेप्टेबल होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पर्टिकुलर पोर्टफोलियो से। ठीक है, फिर हमारा आता है यूनिक सर्कमस्टांसेस। यूनिक सर्कमस्टांसेस का क्या मतलब हो गया कि कई इन्वेस्टर्स के कुछ अपने पर्सनल बिलीव्स होते हैं, कुछ अपनी एथिकल प्रेफरेंसेस होती हैं और वो वही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप उनके लिए सारे एवेन्यूज़ नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर उनकी कुछ पर्सनल बिलीफ है ना, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। जैसे कि कुछ इन्वेस्टर्स कहते हैं कि भाई हम सिन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। सिन स्टॉक क्या होता है? मतलब जो चीज़ें खराब है लोगों के लिए, लेकिन टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, है ना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, गैम्बलिंग वैम्बलिंग, इस तरह के चीज़ों में, इस तरह के कंपनीज़ के शेयर्स या इस तरह की कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो सिन स्टॉक्स हैं, हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो उनकी अपनी एथिकल और उनकी पर्सनल बिलीव्स है। इसी तरीके से कुछ इन्वेस्टर होंगे वो कहेंगे कि भाई हमें ESG का ध्यान रखना है, मतलब इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ को, जो इस तरह की कंपनीज़ हो जो ESG को प्रेफर कर रही हो ना, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को प्रेफर कर रही होंगी, मुझे उस तरह की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है। तो ये सारे वो कॉन्स्टेंट्स हैं। आपको वो यूनिक सर्कमस्टांसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या आपके इन्वेस्टर्स की ऐसी कोई चीज़ है, क्या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स है। एंड नेक्स्ट हमारा आता है टाइम हॉरिजन। टाइम हॉरिजन बट ऑब्वियसली बात है, बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट है कि आप जो फंड इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। आपका इन्वेस्टर आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन दे रहा है, तो आपको वही सिक्योरिटी सेलेक्ट करनी पड़ेंगी जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हों। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्टिव और उसके कॉन्स्टेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे ही हमारा ये ऑब्जेक्टिव का काम कंप्लीट हो गया, फिर हम क्या करते हैं, एसेट्स मिक्स का डिसीजन लेते हैं।
ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। अब एसेट्स मिक्स का डिसीजन लेने का मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट्स क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो बेसिकली एसेट्स मिक्स का डिसीजन वो डिसीजन होता है जहाँ पे आप प्रोपोर्शन सेट करते हैं कि भाई आपके फंड का कितना प्रोपोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, कितना डिवेंचर में करना है, कितना कमोडिटी में करना है, कितना रियल एस्टेट में करना है, मतलब जितने भी हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं उनमें कितना कितना फंड आप इन्वेस्ट करने वाले हो वो आपको डिसाइड करना पड़ता है। क्लियर है? उसी को हम कहते हैं एसेट्स मिक्स का डिसीजन लेना। अब कुछ की एसेट्स क्लासेस हैं जो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि आप फंड अपना इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत हाई रिटर्न देता है पर हाई रिस्क भी रहता है। इसी तरीके से डेब्ट हमारा नेक्स्ट एवेन्यूज हो सकता है जिसमें बॉन्ड डिवेंचर्स ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ये लो रिटर्न देता है पर रिस्क भी बहुत लो होता है, क्योंकि फिक्स रिटर्न, हमको डिवेंचर है तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा, तो यहाँ पे रिस्क भी लो है, रिटर्न भी लो होता है ना। फिर हमारा गोल्ड और कमोडिटी होता है, ये इन्फ्लेशन को हेज कर देता है। ठीक, इसी तरह रियल एस्टेट हो गया, ये लॉन्ग टर्म में अप्रिशिएट करता है आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को। इसी तरह कैश या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये हाईली लिक्विड होते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करेंगे जब आप ऑब्जेक्टिव और कॉन्स्टेंट को ना, तो आपको ये एवेन्यूज भी क्लियर हो जाएंगे कि भाई इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे पास ये इस चीज़ के लिए ऑप्शन आते हैं। जैसे कि लिक्विडिटी चाहिए तो आपको हाई लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो आप मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वहाँ पे जाएंगे, उन्हीं में से सिक्योरिटीज़ को सेलेक्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब जैसे मैं बोल दूँ कि किसी की जो इन्वेस्टर है उसका जो रिस्क एपेटाइट है वो मॉडरेट है, वो मतलब मॉडरेट रिस्क लेना चाहता है, तो ऐसे केसेस में वो अपना एसेट मिक्स डिसीजन कैसे ले सकता है। जैसे वो कह सकता है कि भाई 50% मेरे फंड का इक्विटी में इन्वेस्ट कर दीजिए, 30% डेब्ट में कर दीजिए, 10% गोल्ड में करिए और 10% जो है आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में करिए। तो इस तरीके से उसने क्या किया, अपना एसेट्स को क्लासीफाई करा दिया, एसेट्स को अपने फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी को बोलते हैं एसेट्स मिक्स डिसीजन, मतलब प्रोपोर्शन सेट करिए आपकी इसमें कितना इन्वेस्ट करना है। ठीक, तो देन हमारा इसको करने के बाद हमारा नेक्स्ट क्या आ जाता है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड सिलेक्शन। राइट, अब सिक्योरिटी एनालिसिस एंड सिलेक्शन क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ हैं या ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज़ है ना, हम उनको एग्जामिन करते हैं ब्रॉड कैटेगरीज में। राइट, कि किस तरह के इनका इकोनॉमिक क्या एनालिसिस है, कंपनी एनालिसिस क्या है, इंडस्ट्री एनालिसिस क्या है, टेक्निकली इनको एनालाइज करेंगे। इस तरह से हम पूरा सिक्योरिटी एनालाइज करते हैं। ठीक है, और फिर हम सेलेक्ट करते हैं उन सिक्योरिटीज़ को जो हमें एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हो आज भी और कल भी। राइट, सिक्योरिटी एनालिसिस कैसे होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, कि फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं हम, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में भी हम इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे, कंपनी एनालिसिस करेंगे, इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे। इस तरह से हम सारा एनालिसिस करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ को सेलेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया? तो हम पहले अब सिक्योरिटीज़ एनालिसिस कर ले। जब हमारे सिक्योरिटीज़ का सिलेक्शन हो जाता है ना, देन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फेज आता है, दैट इज कंस्ट्रक्ट पोर्टफोलियो या पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन। ये वो मेन स्टेप है जहाँ पे एक्चुअली हमारा पोर्टफोलियो बिल्ट होता है, जहाँ पे हम अलग अलग सिक्योरिटीज़ को कंबाइन करते हैं। ठीक है, प्रॉपर प्रोपोर्शन जो हमने फिक्स कर रखा है ऑलरेडी, उसी के बेसिस पे हम इन सिक्योरिटीज़ को सेलेक्ट करके सेट करते हैं। तो जब हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो इन्वेस्टर्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई उसको रिटर्न बहुत मिले और रिस्क मिनिमाइज रहे। मैक्सिमम रिटर्न और मिनिमाइज रिस्क का क्या मतलब होता है वो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव वाले में बता दिया था ना। तो वहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये रह जाता है। अब उसके बाद क्या करते हैं कि जितना भी हमारा सिक्योरिटीज़ है, जो भी हमारी सिलेक्टेड सिक्योरिटीज़ हैं, हमें क्या करना होता है, उनको सेट करना पड़ता है, उनका कॉम्बिनेशन रेडी करना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम कॉम्बिनेशन रेडी कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। मतलब अब बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं ना, तो 50-60-40, फिर एक ही कंपनी की ये सिक्योरिटीज़ का इतना, उसका उतना, मतलब इनडेफिनेट लार्ज नंबर ऑफ आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन रेडी हो सकता है। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, आपको रिटर्न और रिस्क को एनालाइज करके हर एक पोर्टफोलियो का आपको क्या करना पड़ता है, बेस्ट पोर्टफोलियो को चूज करना पड़ता है। तो इसी को कहते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस। जब बहुत सारे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो गए, जब हमने सिक्योरिटीज़ को कंबाइन करना शुरू किया, उसका प्रॉपर मिक्स करना शुरू किया, तो हमारे पास बहुत सारे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होने लगे। तो हमें क्या करना होगा, पोर्टफोलियो को एनालाइज करना पड़ता है कि हमारा बेस्ट पोर्टफोलियो क्या होगा। तो जो पोर्टफोलियो हमें हाईएस्ट रिटर्न देगा लोवेस्ट रिस्क पे, तो हम उसे कहते हैं ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, और हमें वही सेलेक्ट करना चाहिए, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। अब ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कैसे सेलेक्ट होता है, उसके लिए भी मार्कोविट्ज का मॉडल है ना, एमपीटी वगैरह हो गया, शार्प ऑप्टिमल पोर्टफोलियो मॉडल, ये सारे वो मॉडल है जो हमें ऑप्टिमम पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जब हम एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो सेलेक्ट करते हैं ना, उसी को कहते हैं पोर्टफोलियो का सिलेक्शन। तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होता है, बहुत सारे हो जाते हैं, हमको उस पोर्टफोलियो को एनालाइज करके बेस्ट पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करना पड़ता है, और वही पोर्टफोलियो हमारा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तुम्हारा फंड वहाँ पर लग जाता है।
ठीक। अब जब हमारा पोर्टफोलियो एग्जीक्यूट हो गया, हमारा फंड वहाँ पे इन्वेस्ट हो गया, देन हमारा काम आता है कि हम उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करें, इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे बट ऑब्वियस सी बात है कि जब आपने पोर्टफोलियो बना लिया है तो आपको उसे कंटिन्यूस बेसिस पे रिव्यू करना चाहिए कि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आपने पोर्टफोलियो फ्रेम किया था, जो मार्केट कंडीशंस थी, क्या आपका पोर्टफोलियो उसके साथ अलाइंड है, उसी के साथ चल रहा है कि नहीं, उसी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, कहीं उसमें कोई चेंज तो नहीं आया। क्योंकि periodically क्या होता है कि पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस चेंज होने लगती है उसके रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे। तो आपको क्या करना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए टाइम टू टाइम कि भाई इन्वेस्टर जितना रिस्क और रिटर्न चाह रहा था, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो अब इसके लिए ये होता है कि भाई इन्वेस्टर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने जो भी बेंचमार्क सेट कर रखा हो उसके बेसिस पे आप इसको इवैल्यूएट कर पाते हैं कि भाई हम इतना कितना चाहिए, इतना था, इतना है या नहीं है। तो आपको बेंचमार्क सेट करना चाहिए, अप्रोप्रिएट बेंचमार्क। और इसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के कई टेक्निक्स हैं हमारे पास जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे शार्प परफॉर्मेंस मेजर, ट्रेनर्स परफॉर्मेंस मेजर, जेनसन्स परफॉर्मेंस मेजर। ये सारे वो परफॉर्मेंस मेजर हैं जो क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया। तो हम इनको अडॉप्ट करके, इनके मेथड्स को अडॉप्ट करके, इनकी मेजरिंग टेक्निक को अडॉप्ट करके हम अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर लेते हैं, राइट। अब अगर हमने इवैल्यूएट कर लिया और हमें अगर कोई भी चीज़ अलाइंड नहीं लगी तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, पोर्टफोलियो का रिवीजन। मतलब क्या हो गया कि अब हमने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को जब मेज़र किया तो हमें दिखा कि हमारा पोर्टफोलियो किसी भी वजह से, मार्केट में फ्लक्चुएशंस की वजह से, पर्सनल सर्कमस्टांसेस की वजह से, या कोई भी और चीज़ है जिसकी वजह से वो चीज़ नहीं परफॉर्म कर रहा, वैसी परफॉर्मेंस उसकी नहीं जैसी हमने सोची थी, या वो इन चीज़ों के अलाइनमेंट में नहीं है, तो हमें अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो को रिवाइज करने के रीजंस कई हो सकते हैं, लाइक मार्केट में चेंजेस आ गया, बुल एंड बियर फेज, आपने फेजेस कुछ और सोचे थे, फेजेस कुछ और आपके सामने आ गए, ठीक है। या इन्वेस्टर्स की इनकम चेंज हो गई, उसकी एज चेंज हो गई, उसकी गोल की, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो उसकी नीड थी, जो उसका ऑब्जेक्टिव था, वो ही चेंज हो गया है। या फिर आपके पोर्टफोलियो में कुछ सिक्योरिटीज़ अंडर परफॉर्मेंस है, आपने सोचा था कि वो सिक्योरिटीज़ बहुत अच्छा रिटर्न देंगी बट वो सिक्योरिटीज़ अच्छा रिटर्न नहीं दे रही हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज करना चाहिए। अब रिवीजन की कई टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। रिवीजन की जैसे 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जिसको हम कहते हैं रीबैलेंसिंग, स्विचिंग एंड रीएलोकेशन। अगर बात करें रीबैलेंसिंग की तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम ओरिजिनल रिस्क एंड रिटर्न के रेशियो को मेंटेन रखते हैं और एसेट्स के वेट को वापस से असाइन करते हैं। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए पर्टिकुलर कंपनी की सिक्योरिटीज़ में मैंने इन्वेस्ट किया है, तो अब हम उस सिक्योरिटीज़ के रेशियो में चेंज करेंगे कि जैसे रिलायंस के पहले 30 थे तो रिलायंस के हम 10 कर दिए, किसी और कंपनी के हम 30 कर दिए, है ना। तो इस तरीके से हमको चेंजेस करना पड़ेगा, क्लियर है। उसको हम कहते हैं रीबैलेंसिंग। इसी तरह स्विचिंग की बात करें तो स्विचिंग में क्या करते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में जो अंडर परफॉर्मेंस सिक्योरिटीज़ थी उसको हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, और फिर जो हमारी अच्छी परफॉर्म कर रही थी उसके कुछ और शेयर्स को या उस सिक्योरिटीज़ को कुछ और ज़्यादा हम परचेज कर लेंगे। तो हम कहते हैं स्विच कर दिया हमने कि ये अंडर परफॉर्मेंस है, इसको सेल करो और इसकी सिक्योरिटीज़ को और लेके आओ, ठीक। और नेक्स्ट हमारा रीएलोकेशन। यहाँ पे हम प्रोपोर्शन ही चेंज कर देते हैं। मतलब जैसे हमने सोचा था कि हम 60% इक्विटी में करेंगे, 40% बॉन्ड में करेंगे, मतलब डिवेंचर में करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, 40% में भी, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 40% आपने इक्विटी में कर दिया, 60% आपने डेप्ट में कर दिया। ये रेशियो कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली आपने ये एसेट्स मिक्स का जो रेशियो था ना वो चेंज कर दिया, उसको कहते हैं रीएलोकेट करना। फंड को ही हम रीएलोकेट कर दिए। क्लियर हो गया। तो ये 3 टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम पोर्टफोलियो को रिवाइज करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।